Assalamu alaikum. Welcome back on my channel. Today's video is very beneficial and very helpful for any of the students who is preparing for scholarship examination or CTET or TET, teachers eligibility test, etc. in which questions are asked from English language. तो आज का वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए बहुत मुफीद होने वाला है जो किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह के वीडियोस आगे आने वाले हैं। अंग्रेज़ी के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम यहाँ पर एक एक जो है सवालात को सॉल्व करेंगे और इस तरह की टीचिंग स्टाइल होंगी दैट विल डेफिनेटली इनरिच योर वोकेबलरी, तो जिससे आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ना चाहिए ताकि आपको अलग अलग इम्तिहानों में मदद हो। तो यहाँ पर फोकस 8वीं के स्कॉलरशिप इम्तिहान पर ख़ास तौर से और टीटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। स्कॉलरशिप इम्तिहान और टीईटी इम्तिहान, इसमें इंग्लिश पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के हम यहाँ पर जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक वोकेबलरी शुरू हो गया है और ये टॉपिक चलते रहेगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इनको सॉल्व करते रहेंगे। 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल भी हम मेंटेन करते चलेंगे। यूर कॉमेंट्स आर अवेटेड, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज। तो अगर हम स्कॉलरशिप का या टीईटी का सिलेबस देखते हैं तो उसमें एक कॉमन चीज हमें जो है दिखाई देती है। हालांकि पिक्चर वाले सवालात जो 2-3 यहाँ पर है उस तरह के टीईटी में देखने नहीं मिलते हैं, सीटेट में भी नहीं। स्कॉलरशिप के इम्तिहान में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बाकी के जो सवालात है द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर डेफिनेटली फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशंस, राइट। तो यहाँ पर हम इस तरह चौकोन बना लेते हैं। वो फ्रेम होता है एक तरह का, वो फोटो की तरह जो है हमें नज़र आए ताकि, ठीक है। तो ये 3 फ्रेम हमने यहाँ पर बना लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्लूज हमारे सामने है। देखिए, क्लू का मतलब होता है इशारे। क्लू यानी इशारे। राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज, तो नीचे कुछ क्लू, हमें कुछ इशारे, कुछ हिंट दी जाएंगी और उन्हें देखकर हमें सही जो वर्ड है वो पहचानना है। तो ये ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकेबलरी या शब्द भंडार पर मबनी जो है एक सवाल है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही मुतबादिल हमें सिलेक्ट करना है। अगर आप एक बयाज और एक पेन लेकर के बैठते हो और जो भी अल्फाज मानी यहाँ पर आ रहे हैं अगर उसे भी नोट करते चलते हो तो इससे धीरे धीरे आपका जो ज़ख़ीरे अल्फाज है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, बहुत तेज़ी से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सही मुतबादिल विकल्प या अल्टरनेटिव हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, द बॉय इन द पिक्चर इज। तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। यू विल हैव टू कंसिडर दैट दिस इज अ बॉय नॉट ए गर्ल। तो एक लड़का यहाँ पर खड़ा है ऐसा समझिए और वो क्या कर रहा है हमें ये बताना है। द बॉय इन द पिक्चर इज, लड़का जो तस्वीर में है, पिक्चर यानी तस्वीर, तो वो है खाली जगह, यानी वो क्या कर रहा है हमें वो बताना है। नंबर 1 है वाटरिंग द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी दे रहा है, जो कि हमें सही दिखाई दे रहा है, यहाँ से पानी गिर रहा है। ठीक है, अगर हमें इफ़ यू फाइंड द करेक्ट आंसर, उसके बाद भी हमें जो है दूसरे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए। तो सही जवाब हमको मिल गया है। पहला जवाब सही है, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहा है। टू वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी और ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, फेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। टू वाटर यानी पानी देना, टू गिव वाटर। टू वाटर मीन्स टू गिव वाटर टू प्लांट्स, राइट। तो पौधों को वो पानी दे रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सोइंग द सीड्स, यानी बीज बो रहा है। टू सो, SOW, सो यानी बीज बोना। सो, SOW, सो यानी बोना। इसे आपको नोट करना है क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम में इस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है पिकिंग अप फ्लावर्स। तो फूल तोड़ रहा है, पिकअप, उसे प्लक भी हम कहते हैं, PLUCK, प्लकिंग या प्लक या पिकअप यानी उठाना। सॉरी, तोड़ रहा है नहीं बल्कि पिकअप यानी उठा रहा है और प्लक करना यानी तोड़ना। तो पिक अप या पिकिंग अप फ्लावर्स, फूल उठा रहा है, तो वो भी नहीं है। ऑब्जर्विंग द लीव्स,
ऑब्जर्विंग यानी मुशाहिदा करना या देखना, गौर से देखना, मुशाहिदा करना। तो ऑब्जर्विंग द लीव्स, लीव्स जो है ये लीफ की जमा है, लीफ यानी पत्ता और उसकी जमा होती है लीव्स यानी पत्तों का मुशाहिदा कर रहा है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहा है। देखिए जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ कर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझकर सॉल्व करने से हमारी सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ती है, सवाल को हल करने की सलाहियत बढ़ती है, और आइंदा अगर बदल कर या कुछ चेंज करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि आप एक नोटबुक लेकर के बैठे हो, एक पेन आपके पास में, और जो भी वर्ड्स या जो भी नए अल्फाज आ रहे हैं आप उसे नोट करते चलोगे। यही वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड है। इसके अलावा आपको रीडिंग बढ़ाना है, डिक्शनरी का यूज़ करना है, अलग अलग जो कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर बोलो या कहीं पर, उसे देखते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग्स। तो हमें यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, उसे देखना है और उसमें कुछ ऑड है, उसे हमें पहचानना है। ऑड, ऑड यानी जो नॉर्मल से हटकर हो, राइट, इस मुस्तशना या कुछ ऐसे अलग हो, या जो जनरली जो चलता रहता है उससे कुछ गलत हो या हटकर हो, उसे हम ऑड मैन आउट या ऑड कहते हैं। तो अगर हम गौर से देखें कि लॉयन है, लेकिन ये क्या, लॉयन की यहाँ पर सूंड बता दी गई है, तो सूंड यानी उसे इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। देखते हैं हम ऑप्शन क्या है। टेल टू द लॉयन, तो टेल तो नॉर्मल है, वो ऑड नहीं है, ऑड यानी अलग, तो टेल नॉर्मल है और हमें ऑड थिंग बताना है, तो वो ट्रंक है, हमें ऑप्शन तक पहुंचना होगा। तो टेल, पहला ऑप्शन, टेल यानी कि उसकी दुम, ये है उसकी टेल, तो ये नॉर्मल है, ये गलत जवाब है। नंबर 2, मेन टू द लॉयन, ये भी गलत है। मेन यानी उसका ये हिस्सा जो है उसे हम मेन कहते हैं, तो वो भी बिल्कुल एज यूजुअल है, जिस तरह से होता है वैसा ही है। नंबर 3 है ट्रंक टू द लॉयन, तो लॉयन को ट्रंक नहीं होती है। फिर आप मुझे प्लीज कैन यू टेल मी, तो कौन से एनिमल को ट्रंक होती है? यस यू आर राइट, एलिफेंट को ट्रंक होती है, लेकिन यहां पर पिक्चर में लॉयन को ट्रंक के साथ बता दिया गया है, तो ये ऑड है, ODD, ऑड है ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाता है सही, क्योंकि वो ऑड है, लॉयन के साथ ट्रंक जुड़ी हुई है। चौथा ऑप्शन देखिए, विस्कर्स ऑफ लॉयन, तो लॉयन के कुछ विस्कर्स होते हैं इस तरह से, बिल्ली के भी विस्कर्स होते हैं, मतलब उनका जो चेहरा होता है ना, ये इस तरह से, ये जो है मूंछ आप बोल सकते हैं समझने के लिए उसे, तो इन्हें विस्कर्स कहा जाता है। तो विस्कर्स भी नॉर्मल चीज़ है, वो है वहाँ पर प्रेजेंट है, भले ही वो बनाने में हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत आर्टिस्टिक जो है पिक्चर नहीं है, वो सादा पिक्चर है, तो खैर विस्कर्स भी नहीं। इसका जो तीसरा जवाब है ट्रंक टू द लॉयन, ये ऑड थिंग है। आई एम श्योर कि आप ऑड थिंग जो है समझ गए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द पिक्चर शोज, तस्वीर बताती है, शोज यानी बताना, तो शो करना, तो द पिक्चर शोज, तस्वीर जो है, ये जो तस्वीर है हमें बता रही है, क्या बता रही है? देखिए, समर सीजन यानी गर्मी का मौसम या मौसम गर्मा। ऑटम सीजन, देखिए दो तरह के मौसम, ऑटम होता है एक यानी कि बाहर का मौसम, और एक होता है खिजा। खिजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप हमें बताइए कमेंट में, कुछ थोड़ा होमवर्क आप भी करते चलिए। तो समर यानी गर्मी का मौसम है क्या? ये पिक्चर देखकर लग रहा है कि नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑटम यानी बाहर का मौसम भी नहीं है जिसमें फूल खिल जाते हैं, सब तरफ हरियाली होती है, वो। विंटर सीजन है क्या? सर्दी का मौसम है कि नहीं? क्योंकि अगर विंटर सीजन होता तो वहां पर मोटे मोटे कपड़े पहनकर बच्चे या लोग दिखाई देते थे। रेनी सीजन है, राइट, यानी मौसम में 12 उसे उर्दू में कहते हैं, मौसम में 12 या बरसात या बारिश भी हम उसे बोल सकते हैं। तो रेनी सीजन है, पिक्चर में देख करके लग रहा है, तो ये सही है, राइट। उसके बाद नंबर 4, इफ इट इज कप एंड सॉसर, देखिए यहां पर एक जोड़ी है कप एंड सॉसर की, पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन हियर। तो कप एंड सॉसर अगर साथ में हैं इस तरह से, अगर मैं यहां पर उसे बनाऊं, ये कप, ये सॉसर,
उसमें चाय भी है, गर्मा गर्म भाप निकल रही है। इफ इट इज कप एंड सॉसर देन व्हाट इज नाइफ एंड डैश डैश। तो नाइफ के साथ क्या होगा? नाइफ का आपको मतलब पता है, के इसमें साइलेंट है, NIFE नाइफ। नाइफ यानी छुरी, जो हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कट करने के लिए यूज करते हैं, नाइफ। तो नाइफ के साथ में क्या आना चाहिए? स्पेड यानी फावड़ा, बिल्कुल गलत, ये एल यहाँ पे शायद छूट गया है। बाउल यानी बर्तन, तो नाइफ के साथ तो नहीं आ सकता है ये। फॉर्क ये बिल्कुल आना चाहिए। फॉर्क यानी वो कांटे वाला चम्मच जो होता है, उसे भी ये हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये जो चम्मच है इस तरह से कुछ होगा वो, तो ये है फॉर्क। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कप और सॉसर साथ में इस्तेमाल होते हैं, तो नाइफ एंड फॉर्क भी कुछ चीज़ों को काट कर खाने में यूज होता है, नाइफ एंड फॉर्क। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। और लैडर यानी कि सीढ़ी, ये लैडर है, तो ये गलत है। ठीक है, तो कप एंड सॉसर जिस तरह है उसी तरह से नाइफ एंड फॉर्क यूज होता है, या एटलीस्ट ये जो वर्ड है ये भी एक साथ ही यूज किए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, माई सिस्टर डैश डिलीशियस केक। मेरी, माई यानी मेरी, सिस्टर यानी बहन, डिलीशियस यानी जायकेदार, लजीज, केक यानी केक। तो मेरी बहन जो है केक बहुत जायकेदार केक बनाती है। तो बनाती है तो हमने तो सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में खास तौर पर केक बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? फ्राइज, फ्राई से बना है, फ्राइज यानी तलती है या तलना, फ्राई करना। तो तेल को यानी केक को जो है, ये जो केक है ये इस तरह से कुछ केक होता है, ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं हो जा रही। तो ये जो केक है इसको फ्राई करके नहीं बनाया जाता है, तो ये गलत है। बॉइल्स, उबालना, उबाल करके नहीं बनाया जाता है, ये भी गलत। माई सिस्टर कुक्स के डिलीशियस केक, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन फिलहाल ये भी गलत है, क्योंकि चौथा ऑप्शन जो है वो लिखा है बेक्स। बेकरी आपने सुना होगा, बेकरी, तो बेक्स, टू बेक यानी उसको जो है एक तरह से मतलब भूनना, जिस तरह से जो है हम केक को या बेकरी में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें होती है तो उनको बेक करके बनाया जाता है। घर में भी हम इसे जो है माइक्रोवेव ओवन में बेक करके बना सकते हैं। ठीक है, तो बेक करके केक बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा माई सिस्टर बेक्स डिलीशियस केक। मेरी बहन जायकेदार या लजीज केक बेक करके बनाती है। देखिए केक और बेक राइमिंग वर्ड भी, एक एक्स्ट्रा मालूमात आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। केक, बेक, मेक, टेक, ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। क्या है? राइमिंग वर्ड्स, यानी इनकी आवाज एक जैसी है। हम आवाज अल्फाज जो है इन्हें हम कहते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, फाइंड वर्ड नॉट रिलेटेड टू वॉशिंग प्रोसेस। देखिए नॉट पर यहाँ ज्यादा ध्यान देना है। नॉट मैंने उसको अंडरलाइन किया हूँ क्वेश्चन पेपर में, ये बोल्ड राइटिंग में होता है, यानी थोड़ा मोटा लिखा हुआ होता है, ताकि बच्चे देखे, फिर भी कुछ बच्चे छोड़कर आ जाते, उसको गलती कर देते। तो हमें ऐसा लफ्ज बताना है जो नॉट रिलेटेड टू वॉशिंग प्रोसेस। वॉशिंग यानी धोना, प्रोसेस यानी अमल, धोने के अमल से जो जुड़ा हुआ नहीं है, राइट, यानी वॉशिंग क्लॉथ्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो कपड़े धोने के प्रोसेस से जो जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा वर्ड हमें बताना है। ऐसे वर्ड हम कहाँ पढ़ते हैं? देखिए ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं खुद भी स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो स्कूल में हमारी जो दरसी किताब होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, तो उसमें एक्शन वर्ड्स करके दिया हुआ होता है, राइट, एक्शन वर्ड्स, इस तरह से एक्शन वर्ड्स। ये एक्शन वर्ड्स कुछ नहीं होते, बल्कि वर्ब्स होते हैं, फेल होते हैं, वर्ब। तो हमें कुछ काम जो होते हैं जो एक स्पेशल स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, उनको वहाँ पे खास तौर पर दिया जाता है। जैसे कपड़े धोने से रिलेटेड अल्फाज, स्कूल से रिलेटेड अल्फाज, खाना पकाने से रिलेटेड अल्फाज, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कपड़े धोने से रिलेटेड अल्फाज दिए हुए, लेकिन एक लफ्ज़ ऐसा है जो वॉशिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, हमें वो पहचानना है, उसकी हमें शनाख्त करना है। तो देखिए आयरन करना, यानी कि कपड़ों को हम आयरनिंग करते हैं, आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, इस्त्री करते हैं, जो भी उसका सही तलफ़ुज़ है तो वो है। तो ये बिल्कुल जो है सही है ये, लेकिन आगे हमको तो देखना तो पड़ेगा ना
कि क्यों वो सही है, ठीक है। रिंस करना, देखिए बाल्टी पानी भर के बाल्टी हमने जो है ली है, पानी में डाल दिया उसमें बाल्टी में, और उसमें अब हम कपड़े डुबो रहे हैं। तो रिंस करना यानी डुबोना। अक्सर जो है शैम्पू वगैरह की या जो भी डिटर्जेंट पाउडर आता है तो उसके पैकेट को अगर आप गौर से देखो तो ये रिंस, ये लफ्ज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। रिंस करना यानी डुबोना, तो ये वॉशिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, लेकिन हमें नॉट रिलेटेड बताना है। स्पिन करना यानी घुमाना या घूमना, तो अगर आप वॉशिंग मशीन देखते हो तो उसमें कपड़े जो है स्पिन होते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो ये भी रिलेटेड है। दिस वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉशिंग प्रोसेस, राइट। उसके बाद ड्राई करना यानी धोने के बाद उसको सुखाया जाता है, तो ये भी वॉशिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो हमको नॉट रिलेटेड बताना था, तो वो है आयरनिंग, क्योंकि वो वॉशिंग प्रोसेस के बाद की जाती है, नॉट इन द वॉशिंग प्रोसेस बट आफ्टर द वॉशिंग प्रोसेस, राइट। ठीक है, तो ये 6th का हमने सही देख लिया। उसके बाद 7th या 7वां आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का देख लेते हैं। वीडियो छोटे छोटे बना रहे हैं हम, चाहे तो 50 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर आप चाहे तो नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन आज का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। देखिए मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ऑड मैन यहाँ पे हमने समझा था क्या होता है। ऑड मैन यानी जो दूसरों से अलग है। जैसे वो चूजे की कहानी थी, एक मुर्गी थी, उसके बहुत सारे चूजे थे और एक चूजा दूसरों से अलग था, वो अलग ही रहता था वो, और आखिर में एक जगह पाइप में फंस जाता वो जाके, ऐसी कुछ कहानी है वो। तो वो ऑड मैन आउट उसी तरह कुछ होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो हमको यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं, उसमें एक वर्ड बिल्कुल आसानी से आप उसे समझ सकते हो, शनाख्त कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देखो, स्कूल, क्लास, प्लेग्राउंड, ताजमहल, बहुत आसान है, बिल्कुल सही। चौथा जो है ये ऑड है, क्यों? क्योंकि बाकी के वर्ड्स स्कूल से रिलेटेड है, फिजिकली वो स्कूल में होते हैं। जैसे स्कूल तो खुद वहीं पर है, उसी में क्लास है, उसी के अंदर प्लेग्राउंड है, ठीक है। लेकिन ताजमहल वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो आगरा में है। तो इस तरह से आज हमने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप के यू डेफिनेटली लाइक्ड दिस वीडियो। देन अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और थैंक यू।